हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। सबसे पहले तो क्या आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो क्या हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है क्या जिसमें हम यूपीएससी के सीसेट के लिए क्या कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या जो 2023 के मतलब कि सीसेट थे उसके कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर लिया था। तो उसको आप लोगों ने क्या बहुत सारा प्यार दिया, तो इसके लिए क्या सभी को धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार ही था जो कि हम लोग क्या आज 2024 के सीसेट के जो है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक से लेकर के मतलब कि 40 तक की करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में बचे हुए अगले पार्ट में करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले वीडियो को आप लोग क्या लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो भी मतलब कि एस्पिरेंट होते हैं, ये क्या वीडियो केवल जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उन केवल सीरियस एस्पिरेंट के लिए है। और आप लोग जानते होंगे कि आज के समय में अगर कोई भी सीरियस अगर टॉपिक पे वीडियो बनाता है तो इतना नहीं चलता है। वहीं अगर क्या स्ट्रेटजी पे लेके आ जाएँ, आप देख रहे होंगे कि अगर स्ट्रेटजी पे वीडियो आते हैं तो अक्सर मतलब कि हाईएस्ट व्यू जाते हैं। और आजकल चैनल भी क्या 90% चैनल तो लगभग स्ट्रेटजी पे ही चल रहा है। हर दूसरे दिन की क्या स्ट्रेटजी आ जाती है और उस पर भर भर के व्यू भी आते हैं। और अगर कोई मतलब कि सीरियस कंटेंट बनाता है तो उस पर व्यू बहुत ही कम आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट ही कम है, तो क्या व्यू तो कम आने ही है। तो इसलिए क्या आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो क्या जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिए क्या है, इस मतलब वीडियो के जो रूल हैं 5 के 5 रूलों को मतलब जिसके ज़रिए हम लोग क्या अपने कंटेंट को सॉल्व करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उन 5 के 5 को रूलों को हम फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो चलिए क्या मेक श्योर सीसेट, यानी कि इस बार सीसेट को क्लियर करने के लिए मतलब कि ईज़ी होने वाला है। तो उस रूल को मतलब कि इन रूल को चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, पहला रूल हमारा कहता है मतलब कि रूल कहता है इसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे। क्या है, जो हमें जितने भी हम गद्यांश को उत्तर देंगे वो क्या करेंगे, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होंगे। यानी कि जितने भी गद्यांश के हम उत्तर देंगे वो सारे के सारे गद्यांश के जो जितने भी उत्तर होंगे वो किस पे होंगे, पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होंगे। और उसके बाद में दूसरा हमारा रूल कहता है इन सारे के सारे रूल को क्या हर समय गद्यांश को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए। और उसके बाद में दूसरा रूल हमारा कहता है कि जब निष्कर्ष पूछे या फिर कहे निहितार्थ क्या है, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या कि निष्कर्ष का मतलब होता है कि गद्यांश क्या कहना चाहता है या फिर गद्यांश का सारांश। अगर निष्कर्ष पूछे तो क्या हमें बताना है गद्यांश आखिर कहना क्या चाहता है, और गद्यांश का सारांश क्या है। सारांश ही आखिरकार गद्यांश का निष्कर्ष होता है। तो ये दूसरा और रूल हो गया हमारा, जो कि गद्यांश को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में हमारा क्या है तीसरा रूल, यानी कि केवल 5 ही रूल है और उसके 5 के 5 रूल से आप गद्यांश का कोई भी सवाल हो यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा रूल मतलब कि हो गया हमारा। अभी चलते हैं हम क्या अपने तीसरे रूल पे। तो अभी चलिए तीसरे रूल पे देखते हैं तीसरा क्या कहता है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमारा पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यह देखना है कि प्रश्न में देखना क्या है, पूर्व धारणा वाले प्रश्नों में हमें देखना है कि गद्यांश क्यों लिखा गया है, यानी कि गद्यांश को लिखने का मेन पर्पज़ क्या है। और गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर सोचना पड़ेगा, मतलब कि केवल केवल जो पूर्व धारणा वाले प्रश्न होते हैं उस प्रश्न में ही हमें क्या गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर के सोचना पड़ सकता है। वरना सारे के सारे प्रश्नों में हमें क्या करना पड़ेगा, केवल गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देने पड़ेंगे। केवल पूर्व धारणा वाले प्रश्न में ही क्या हमें गद्यांश के बियॉन्ड जाकर भी सोचना पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या तीसरा रूल। उसके बाद हम चलिए चलते हैं क्या चौथा रूल, और चौथे के बाद में आएगा पाँचवा, उसके बाद में हम सीधे सॉल्व करने पे आ जाएंगे। तो चौथा रूल कहता है क्या, एक्सट्रीम वर्ड वाले यानी कि जितने भी एक्सट्रीम वर्ड आते हैं अगर कोई भी ऑप्शन में तो उसको क्या है हटा देना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हर बार हटा देंगे, बस आपको क्या एक्सट्रीम वर्ड याद रखना है। और कहीं कहीं पे मतलब कि 99% तो क्या होता है गलत ही होता है, परंतु वहीं पर कि 1% या लगभग 10% हो जाता है कि सही हो। तो वहाँ पे आपका अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या अगर मतलब आता है तो क्या एक्सट्रीम वर्ड को आप हटा दीजिए। तो आपका मतलब कि जो चौथा रूल हमारा कहता है। और चौथे के बाद में आता है हमारा पाँचवा रूल। तो पाँचवा रूल कहता है कि उत्तर ढूंढते समय, और जो कि सबसे क्या है गोल्डन रूल है, इसके ज़रिए ही हम क्या है लगभग सारे के सारे गद्यांश को हम सॉल्व करेंगे। तो पाँचवा रूल हमारा क्या है गोल्डन रूल है बिल्कुल। इसको हमें हर हर मतलब कि हर जो भी गद्यांश होगा हर एक कॉम्प्रिहेंशन में इसका यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, उत्तर ढूंढते समय आप क्या है गलत विकल्प को पहले हटाना है, यानी कि उत्तर ढूंढते समय हमें क्या करना है गलत विकल्प को पहले हटाना है, फिर सही तक पहुंचना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सही तक नहीं पहुंचना है, आपको गलत को हटाना है और जो बचेगा लास्ट में वही हमारा सही होगा। तो ये हो गया हमारा क्या पाँचवा रूल। तो इस प्रकार से हमने क्या पाँच के पाँचों रूल को एक बार रिवाइज कर लिया। तो चलिए अभी शुरू तक मतलब शुरू करते हैं क्या अपने कॉम्प्रिहेंशन को, जो कि 2024 के कॉम्प्रिहेंशन थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए क्या अब 2024 के
कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि 2024 का जो हमारा सीसेट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ की आप देख रहे होंगे प्रश्न पत्र 2 और आपने ऊपर देख ही लिया होगा क्या 2024। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये क्या है बुकलेट सीरीज़ नंबर ए है मतलब कि बुकलेट सीरीज़ ए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्या जो कि हमारा किससे खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि खाद्य और कृषि क्या बोल रहा है। और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 2024 के मतलब कि कॉम्पिटिशन वो क्या 2023 के कॉम्पिटिशन से ईजी है, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार पहला क्या कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न खाद्यान्न के एक तिहाई की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। यानी कि जो भी हमारा खाद्यान्न उत्पादन होता है उसका एक तिहाई क्या विश्वव्यापी में उत्पादन का हानि हो जाती है। आरंभिक खाद्य उत्पादन से लेकर अंतिम घरेलू उपभोग तक की पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है। इस बर्बादी के परिणाम स्वरूप लगभग 45% तक की भूमि निम्नीकरण भी हुआ, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है मतलब खाद्य जो आपूर्ति होती है खाद्यान्न की बर्बादी के कारण क्या होता है 45% क्या होता है भूमि का निम्नीकरण भी होता है। जिसके मुख्य कारण क्या है निम्नीकरण, असाधारणीय कृषि पद्धतियों और अत्यधिक भूजल निष्कासन। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है और क्षय के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न आपूर्ति और खाद्यान्न संधारणता के चक्र को पूरा करने के लिए खाद्यान्न के सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब कि गद्यांश क्या कर रहा है। कहने का गद्यांश का अगर सारांश एक रूप में कहा है कि जितने भी मतलब विश्व स्तर पर खाद्यान्न की उत्पादन होता है उसका लगभग एक तिहाई बर्बाद हो जाता है। इसके कारण क्या होता है लगभग 45% क्या होती है भूमि का निम्नीकरण होता है। और उसी के जरिए बताएगा कि मतलब कितना 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जन होता है। और उसके आगे भी कुछ बताइए बात। तो चलिए इसी के आधार पर हम क्या अपना पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष है। तो अभी क्या है निष्कर्ष पूछा जो कि हमने क्या पहले ही मतलब कि रूल है उसके जरिए बताया था। तो निष्कर्ष का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है इस परिच्छेद को प्रतिपादित किया जा सकता है। तो पहला क्या है निष्कर्ष पूछा कि परिच्छेद का निष्कर्ष क्या है। तो खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। क्या वर्तमान में जो चालू पद्धतियाँ हैं उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद में है क्या खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। तो हाँ इसकी तो बात बिल्कुल हुई थी कि जो भी हमारी क्या होती है कि लगभग 45% क्या भूमि की जो कि मतलब कि निम्नीकरण होता है किसके कारण होता है गलत खाद्य पद्धतियों के मतलब कि क्या जो कि मतलब कि खाद्यान्न की बर्बादी के कारण। परंतु क्या कहीं पे भी खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए क्या खाद्यान्न की जो वितरण पद्धतियाँ हैं उसको उत्तरदायी नहीं बताया गया। किसको बताया गया खाद्यान्न के गलत मतलब कि उपयोग को बताया गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा केवल और केवल मतलब कि एक तो गलत हो गया, यानी कि इसमें क्या है 4 वाला है हमें लगा 2 है केवल, तो 4 यानी कि एक तो हमारा बिल्कुल गलत है और 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक को काट दीजिए और दूसरे को एक को हमने क्या किया काट दिया है, 2 को 100% सही कहा है। तो अभी एक को काटिए आप देख रहे होंगे आपको आंसर तुरंत मिल गया। अभी आपने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। हमें क्या लगा था कि मतलब कि 2 विकल्प दिए हैं परंतु इसमें क्या है 4 विकल्प वाला। तो आगे देखते हैं अगला दूसरा मतलब कि अगर सही है तो तीसरा तो अपने आप ही सही हो गया और चौथा अपने आप ही गलत हो गया। इस प्रकार से क्या हम अपने आंसर तक पहुंच गए। परंतु आगे भी हमें पढ़ना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर को टिक करना है। उसके बाद में बोला है क्या खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। तो बर्बादी में अगर कमी होगी तो क्या कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। तो आपने जैसे कि आपने पढ़ाई होगा अभी कि खाद्यान्न की बर्बादी अधिक हो रही है तो मतलब कि कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि हो रही है। तो जो यानी कि तीसरा बिल्कुल सही है। और चौथा कमी है मतलब चौथा क्या कर रहा है खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने व क्या बोला है खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने व कम करने के लिए कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाना मतलब कि उपलब्ध नहीं है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग पद्धति के बारे में कुछ भी
बात नहीं हुई थी। तो क्वेश्चन को हमने डिटेल में सॉल्व किया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए सही से आखिर हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है हमें। अगला देखते हैं। तो एक ही मतलब कि परिच्छेद से दो पूछे गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, पूर्व धारणा से। तो पूर्व धारणा वाला भी हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था। इसमें क्या पूछा, पूर्व धारणा बनाई गई है। तो उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्व धारणा क्या बनाई गई है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और उसे प्रभावी बनाना आवश्यक है। और उसके बाद में दूसरा वाला खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। क्या आपने विकल्प में कहीं भी नागरिकों के बारे में बात हुई थी कि इनका उत्तरदायित्व है, नैतिक क्या है, मतलब कि सामाजिक तो है। दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत है। और उसमें कहीं पे भी मतलब कि नागरिकों के बारे में बात नहीं हुई थी कि ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। और इसके बाद में क्या बोला है कि हालांकि ये बात तो हुई थी कि खाद्यान्न में हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाना आवश्यक है। तो हाँ, यानी कि पहला विकल्प तो हम कह सकते हैं सही है और दूसरा हमारा क्या गलत है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर एक मतलब कि दूसरे का ए होगा, यानी कि केवल एक पूर्व धारणा सही है। तो चलिए अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब 2 हो गया हमारा क्या 3 पे। तो इसमें अभी हम लोगों ने क्या कोशिश की है कि अभी तो आंसर की मतलब कि जो ऑफिशियल आंसर की होती है वो नहीं आई है। तो मतलब कोशिश है कि लगभग 90 से 95% तो क्वेश्चन लगभग सही होंगे। फिर भी अगर 4 से 5% या 2% कमी मतलब कि गलत रहता है तो उसको आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है। तो उसके ज़रिए हम लोग क्या उसको सही कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आगे चलते हैं। अगला हमारा इकोनॉमिक्स है। तो अगले में बोला है जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वे सरकारें जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं, केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययता बढ़ने की अपेक्षा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने से यानी कि उधार अगर अधिक लिया जाएगा तो से अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि सरकार को जो व्यय में मतलब कि कटौती करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भुगतान को स्थिर करना है और साथ ही साथ क्या करों में वृद्धि भी करनी पड़ेगी ताकि क्या मार्केट में जो है मनी कम रहा है। और इसके बाद में क्या राजकोषीय समर्थन यानी कि बैकअप के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देगी। यानी कि सरकार के समर्थन के बिना अगर सरकार उसके साथ सहयोग ना करे तो राजकोषीय जो मौद्रिक नीति होती है, यानी कि राजकोषीय नीति अगर समर्थन ना करे तो क्या मौद्रिक नीति अपना जो है प्रभाव खो देगी। और अगर क्या है खो देती है और उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति कारक हो सकती हैं, ना कि अपस्फीति कारक यानी मुद्रा अपस्फीति कारक, क्योंकि वे केवल सरकार को बढ़ती ऋण चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रण यानी कि मॉनिटरी अनुमूरिंग का जोखिम तब और अधिक हो जाता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और पूरे परिच्छेद का अगर सार बोले एक शब्दों में तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की है। पहले तो क्या राजकोषीय नीति यानी कि राजकोषीय नीति, दूसरा क्या है मौद्रिक नीति। यानी कि जो राजकोषीय नीति होती है सरकार के द्वारा जारी की जाती है, मौद्रिक नीति होती है वह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती मतलब कि आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे कहा गया अगर सरकार अपनी नीतियों को मतलब कि ब्याज दरों को कम नहीं करती है तो क्या होगा, जो मतलब कि जो अगर आरबीआई कोई भी कदम उठाती है तो वह प्रभावहीन हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना ही है बस। तो अभी देख लेते हैं इसका मतलब इनका मतलब क्वेश्चन के आंसर क्या आना चाहिए और क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सर्वाधिक उपयुक्त परिच्छेद में से कौन सा से सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता या दर्शाते हैं उन्हें जिसे इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं क्या केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकता है। तो क्या अभी ऐसी कुछ बात हुई थी कि केंद्रीय बैंक जो है
बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो कहीं पर बजट की बात हुई थी क्या? यहाँ आपको यह बता देते हैं बजट और राजकोषीय नीति में दोनों में अंतर है। तो क्या है, तो क्या बजट की कहीं पर बात हुई थी? तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में क्या है, मौद्रिक नीति की प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीति पर निर्भर करता है। तो अभी देखिए हमने क्या है विकल्प का मतलब कि जो भी हमने सारांश के रूप में बताया था सेम टू सेम वही बात इसमें क्वेश्चन नंबर मतलब कि विकल्प नंबर 2 में बात कर दी गई। परंतु क्या विकल्प नंबर 1 में जो है बजट की बात है, तो बजट की बात कहीं पर भी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होगा? सेकंड वाला, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? तीसरे का बी सही होगा। तो चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया पूर्व धारणा। तो आपसे पहले हमने बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं, या तो निष्कर्ष से संबंधित पूछता है या फिर पूर्व धारणा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा मतलब कि बोल रहा है उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से, अब देख रहे होंगे कि पूर्ण रूप से एक तरीके से मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड हो रहा है। अभी आप लोगों ने मतलब कि जो पढ़ा होगा रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 में बोला था हम लोगों ने क्या, जितने में एक्सट्रीम वर्ड है उसको हटा देना है। तो अगर आप यहाँ पे क्या है पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारी मतलब कि जो मतलब चीज़ें होती हैं वो उत्तरदायी हो सकती हैं। तो फर्स्ट वाला तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, पढ़ने की जरूरत ही आगे नहीं है। और अगर फर्स्ट को काटते हैं तो क्या हमारे पास केवल बी और डी तीन मतलब 2 विकल्प बचे हैं। उसके बाद में बोला है, क्या बोला है, उच्चतर कीमतें दीर्घ अवधि, क्या बोला, उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं। तो आप देख रहे हो मतलब कि विकल्प क्या है, बिल्कुल ही मतलब कि रैंडम विकल्प है, इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में बोल रहा है। तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड यानी कि सरकारी बंधन पत्र, इसके बारे में कहीं पर बातचीत नहीं हुई थी। तो हमारा इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि चौथे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो अभी आप क्या है, आप लोगों ने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। और मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन इतने कठिन भी नहीं होते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इससे पहले कि हम लोगों के जो 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने 2023 के मतलब कि सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था और आप लोगों ने अच्छे से उसे मतलब कि सपोर्ट भी किया है। तो इसीलिए क्या हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाए। तो उसको आप लोग क्या देख सकते हैं, तो उससे आपको 2023 के भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्या हम लोग 2024 के आगे करते हैं कंटिन्यू। और आप क्या है वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, और अगर आप लोगों का रिस्पांस इसमें अच्छा रहता है तो क्या हम लोग इससे भी बेहतरीन वीडियो कुछ लाएंगे, इसमें क्या रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे। तो क्या है, इसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलिए अभी आ गए हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या बोला है हमारा, तो अगला है कि आज, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं, तो ऐसा इसलिए है कि उनकी परिसीमाओं में एक विशाल तंत्र उपागम यानी कि हैवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थी। इस तंत्र यानी कि सिस्टम सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगणक सांख्यिकी स्टिकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडलों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान करने का एक कलन विधि एल्गोरिदम तरीका। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिकों को आयोजना में प्रशिक्षण करना आरंभ किया था और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में भी थीं। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है, यानी कि भारत में अलग है। और जो कि न्यूयॉर्क और क्या बोला था, फ्रांस, यानी कि न्यूयॉर्क बोला, लंदन और पेरिस इसमें अलग है। तो अभी क्या है मतलब कि हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा
और उसके आगे देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से हमें क्या मतलब कि इसका आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मतलब कि इसका विकल्प पढ़ लेते हैं। उपयुक्त में से निम्नलिखित कथनों में से क्या है सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा है। तो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष आप एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी मतलब कि 3 मतलब के शहर बताए थे, उसमें क्या है जो विकास हुआ है उसके लिए एक सिस्टम था, और उसी की तरह क्या भारत में भी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उसके बारे में नहीं बात की। किसके बारे में बात की कि भारत में उससे भिन्न है। तो अभी देख लेते हैं, विकल्प पढ़ते हैं, उसके बाद में हम सोचते हैं आखिर क्या होना चाहिए। तो हमें क्या बताया, निष्कर्ष पूछा गया। तो बोला नगर नगर आयोजना पाठ्यक्रम की पाठ्यचारा में विधि यानी कि विविध और अंतर विषयक उपागम शामिल होने चाहिए। तो अभी क्या है, इसको हम अभी मान के चलते हैं, शायद सही हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मतलब कि हमारा रूल नंबर 5 लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सही को नहीं प्राप्त करेंगे, गलत को हटाएंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसे ही सही मानेंगे। उसके बाद में बोला भारत में नगर प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। तो क्या यहाँ पे कहीं भारत की अभाव की बात हुई थी, या फिर भारत में मतलब कि भारत और जो न्यूयॉर्क वगैरह शहर थे उससे अंतर की बात हुई थी। तो अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा 3 हो सकता है, मतलब कि 2 हो सकता है, बी हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद में बोला भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है, और जहां अपर्याप्त निधियों का चिरकालिक समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हो मतलब कि परेशानी और प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है समस्या यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो रही है। और यहाँ पे किसकी बात हुई थी, यहाँ पे हुई थी मतलब कि विकास कैसे हुआ है, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्थानिक की बात हुई थी, सांस्कृतिक आकांक्षाओं की बात हुई थी। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यानी कि सी हमारा गलत है। उसके बाद हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व, अभी देख रहे हो कि जनसंख्या की बात हो रही है, और कहीं पे भी जनसंख्या की बात नहीं हुई थी, का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास करना अत्यंत कठिन है। तो ये भी आप देख रहे हो मतलब कि जो विकल्प हमारा है व्यवहारिक विकल्प नहीं है, तो यानी कि डी भी हमारा गलत हो गया। अभी क्या है, अगर इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम हॉल में अगर इस तरीके से आप पहुँच गए, यानी कि 2 विकल्प को आपने हटा दिया, उसके बाद में अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अटैम्प्ट लेना है, हर हाल में अटैम्प्ट लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो अभी आप देखिए, एक बार फिर से पढ़ देते हैं, इसमें से कौन सा हमारा सही होना चाहिए। भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। यहाँ पे क्या बोला, अभाव है, ठीक है, भारत का एक पक्ष बोला। वहीं दूसरे ए वाले में क्या बोला, नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचारा में विधि यानी कि विविध और अंतर विषयक उपागम अप्रोच को शामिल करना चाहिए। अभी आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इन दोनों विकल्पों में से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे ज़्यादा व्यवहारिक विकल्प कौन सा है। इसको आप क्या वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इससे आपकी क्या मतलब कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, यानी कि ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद में इसका क्या है, एक और क्वेश्चन था, यानी कि पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन था। तो चलिए अगले पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाई गई, कौन सी बनाई है। भारत को नगर व्यवसायियों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है, जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। क्या कहीं पे क्या व्यवसायियों की बात हुई थी, कैसे व्यवसायियों की आवश्यकता है जो कि नगर पीढ़ियों की आवश्यकता बनाए। तो आप अगर देख के समझाओगे कि ऐसा कुछ मतलब कि बात तो नहीं हुई है, पर अभी देखते हैं क्या होगा मतलब हो सकता है या नहीं। उसके बाद में बोला है दूसरा, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों के तंत्र उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या समर्थ नहीं है। तो ये तो एक तरीके से निगेटिव विकल्प हो गया, यानी कि ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अव्यवहारिक है और ये मतलब कि बात को भी सही नहीं करता, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट बोल रहा है, नॉर्मली क्या रैंडम स्टेटमेंट है, और जो कि मतलब कि सही भी नहीं है। तो 2 को हमने काट दिया। तो अभी फिर से हम क्या 50-50 पे पहुंच चुके हैं। एक बार एक को फिर से पढ़ देते हैं, एक को कि भारत को नगर व्यवसायियों यानी कि भारत के नगर व्यवसायियों को एक नई पद्धति की आवश्यकता है, जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। वैसे तो डायरेक्ट इसकी बात कहीं पे नहीं हुई है कि मतलब कि ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिससे कि नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। बस बात ये हुई थी कि जो न्यूयॉर्क और लंदन या फिर पेरिस है, इसमें कुछ अलग तंत्र है और भारत में अलग है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्या मतलब कि जो मुझे लग रहा है कि इसका विकल्प डी होना चाहिए।
वैसे क्या ए भी कुछ लोगों ने बोला था, मतलब कुछ टेस्ट सीरीज की सॉल्व आंसर किए हैं, परंतु क्या हम ए को मतलब कि इसका क्या क्वेश्चन नंबर 12 के डी मान के चलते हैं। अब फिर उसके बाद में जो भी हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके जरिए हम लोग देखेंगे इसका आखिर आंसर क्या था। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। इंटरनेट, यहाँ पे बोला इंटरनेट के बारे में है। तो इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज़ एक ही प्रकार की श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती। जब उच्च पूंजी वाले अनाथ निजी संगठन अपने विचारों हेतु अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं, तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत ऊंची आवाज़ खरीद रहे होते हैं। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद निर्वाचन जीतने तक अपने प्रतिद्वंदी को मत देने का मामला है, तो राजनीति की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। यानी कि अगर सोशल मीडिया पे प्रतिद्वंदी का गलत तरीके से मत के मतलब कि बार बार अगर उसको मतलब कि दिखाया जाता है, तो क्या उसका मत देने की जो कि गुणवत्ता है उस पर प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने तक की सीमित है जो अधिकांश प्रयोक्ता संलिप्त यानी कि एंगेजमेंट सृजित करें। यानी कि अधिकांश कहने का तात्पर्य यानी कि जो है कि अधिकांश व्यू आने चाहिए कुल मिला के कहे तो उसके बाद में सृजित करें, भले ही विषय वस्तु कितनी भी भड़कीली यानी कि भड़काने वाली क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से सोशल मीडिया के निगेटिव एस्पेक्ट की बात की गई है। तभी यहाँ पे पूछा गया है केंद्रीय विचार क्या है। तो केंद्रीय विचार का ही मतलब वही होता है कि निष्कर्ष क्या है या फिर सारांश क्या है। उपयुक्त परिच्छेद के निष्कर्ष यानी कि केंद्रीय विचार का सर्वोत्तम रूप से प्रतिरूपित करता है या फिर प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो इसमें भी हम क्या रूल नंबर 5 लगाएंगे। देखते हैं कि पहले क्या करेंगे, सारे के सारे जो गलत विकल्प हैं उसको हटा देंगे और जो लास्ट में हमारा सही बचेगा उसको हम चुन लेंगे। तो विचारों के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। बात तो बिल्कुल सही है, परंतु क्या ये केंद्रीय विचार था कि मतलब कि सोशल मीडिया तुरंत क्या है सूचना को पहुंचाती है। उसके बाद में बोला सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्था नहीं है। तो ये तो सही बात है कि मतलब आदर्श या नैतिक संस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात हुई थी, बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। तो हमारा यानी कि भी सही लग रहा है अभी तो। उसके बाद में देखते हैं सोशल मीडिया का सृजन लोकतंत्र का एक सशक्त बनाने के लिए किया गया। तो क्या सोशल मीडिया का मतलब कि लोकतंत्र के लिए बनाया गया है। तो आप समझ रहे हो कि लोकतंत्र का सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन सीधे तो नहीं है। हालांकि मतलब कि सोशल मीडिया लोकतंत्र को प्रभावित तो करता है, परंतु क्या ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि जो इसने मतलब कि स्टेटमेंट ने बोला है। तो आप सीखो काट सकते हैं। उसके बाद में देश के विश्व में नहीं सॉरी क्या है आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य है। ये भी स्टेटमेंट हमारा तो सही है, परंतु क्या हमारा क्या विकल्प से जो कि केंद्रीय विचार है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या हम फिर से 2 बचे हुए हैं, इसमें देख लेते हैं कि आखिर हमारा क्या है। ऐसा कई बार होगा कि आपको क्या है 2 विकल्प में हमेशा डाउट रहेगा, तो वहाँ पे आपको क्या है हमेशा अटेम्प्ट लेना है। और अगर आपकी क्या है अगर क्वेश्चन मान लें कि कॉम्प्रीहेंशन से 28 से 30 क्वेश्चन भी आते हैं और आपने अगर नेट में 23, 24 या 25 भी अगर सही कर दिए तो भी आप क्या है बिल्कुल भी मतलब कि आपने अपना काम कर लिया, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन ने अपना काम कर दिया है। आपको केवल अगर 20 क्वेश्चन भी अगर कॉम्प्रीहेंशन से नेट में मिल गए तो लगभग आपका मतलब कि फिर सीसेट रुकना ही नहीं है, सीसेट आराम से निकल जाएगा। अगर आपने आपका एवरेज में भी अगर मैथ और रीजनिंग होता है तब भी, और अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो आप क्या मतलब सीसेट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बस कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करना होता है। बाकी क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है सीसेट में वो है टाइम मैनेजमेंट, और जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो वही मतलब कि प्रॉब्लम आता है। बाकी सीसेट में क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि सभी लगा देते हैं, और वरना क्या IITN भी फेल नहीं हो, और बस क्या टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। तो चलिए अभी देखते हैं, और आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सीसेट के लिए भी एक स्ट्रेटजी अगर चाहिए तो क्या स्ट्रेटजी सीसेट से संबंधित भी दे देंगे। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी शुरू में हम लोगों ने बात की थी कि मतलब स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियो आते हैं तो हम भी क्या है उसी से बनाने लगेंगे। बस अगर आप लोग उसकी मतलब डिमांड करेंगे तो क्या है उसके लिए एक आ जाएगा वीडियो। तो चलिए क्या हम लोग बोला कि दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला था मतलब कि हमारा बी वाला बिल्कुल सही लग रहा था। क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात की गई थी, ये में क्या केवल पॉजिटिव की बात कर रहा था। तो अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 14 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्व धारणा बनाई गई है। इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है, तो बिल्कुल वही सही बात है। इंटरनेट किसी देश में राजनीति की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। देखिए क्या बोला, संभावनाओं पर बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 14 भी हमारा सही होगा। अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये सारे के सारे क्या हमारे मैथ और रीजनिंग के। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो क्या हम लोग एक वीडियो ले आएंगे जिसमें क्या है मैथ और रीजनिंग को भी कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक की डिमांड नहीं होगी तो उसको क्या मतलब कि बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप जब मांगेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया में वही मिलता है जो आप मांग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जब तक बच्चे 8वीं में पहुंचते हैं उनमें से अधिकांश 13 से 15 वर्ष की आयु सीमा में होते हैं, किंतु हमारे देश में 8वीं कक्षा के सभी बच्चों के अधिकांश के लगभग एक चौथाई को सरल पाठ पढ़ने में कठिनाई है। कुल मिला के असर रिपोर्ट की बात की गई है। अगर आप जानते होंगे, एक आती है असर रिपोर्ट, जो कि कौन करता है, एक NGO है, उसके द्वारा निकाला जाता है। और असर रिपोर्ट कहते हैं, उसमें इस बारे में बात हुई थी, तो वही बात है। 8वीं कक्षा के बच्चे लगभग एक चौथाई को सरल पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है और आधे से अधिक बच्चे भाग यानी कि विभाजन जैसी मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं तथापि नहीं कर पाते हैं। आरंभिक स्कूल से प्रत्येक वर्ष लगभग 25 मिलियन युवा लड़के और लड़कियां इस जीवन में प्रवेश करते हैं, यानी कि उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद उनके लिए है। वे कम से कम संगठित क्षेत्र के कार्यबल में तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते। अनेक के परिवार के लिए ये स्कूल में से हर स्तर तक पहुंचने वाले उनके परिवार से पहले उनके परिवार से पहले बच्चे हैं। माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते हैं कि स्कूल से निकले ऐसे स्नातक हाई स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे। शायद ही कोई वापस कृषि में जाना चाहेगा। और उसके बाद में क्या बोला, दूसरी ओर शिक्षक यानी कि अकादमिक सामर्थ्य के संदर्भ में भी उनकी योग्यताएं कक्षा 8 की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के आधार पर भी जितनी होनी चाहिए उतनी उससे निम्नतर है। तो अगर सारांश के रूप में कहें तो कहने का तात्पर्य अध्ययन का पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो भी हमारे मतलब कक्षा 8 के बच्चे हैं वो क्या है, मूलभूत बेसिक शिक्षा की कमी है उनके अंदर। उसके बाद में बोला है कि जो भी मतलब हायर स्तर पर कॉलेज पे जाएंगे तो उनके अंदर पहले तो क्या है मतलब कि पर्याप्त कौशल की कमी होगी, और फिर वो क्या होगा, कृषि कार्य में भी नहीं जाना चाहेंगे। तो दोनों तरफ से मतलब कि एक तरीके से एक दोनों तरफ से क्या है परेशानी आ रही है। पहले तो क्या उनके अंदर एक पर्याप्त कौशल और स्किल नहीं है, दूसरी तरफ से क्या वो कृषि कार्य में भी नहीं जाना चाहता है। तो इसी के बारे में बात हुई है। तो आगे देखते हैं क्या इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा। इसमें क्वेश्चन है पूर्व धारणा, यानी कि पूर्व धारणा आपको बतानी है कि परिच्छेद में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी पूर्व धारणा सही है। तो प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिता की भूमिका अधिक है। तो कहीं पे क्या भूमिका की बात हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आप काट सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। कहीं पे भी तुलना भी नहीं हुई थी दोनों की, यानी कि माता पिता और स्कूलों के बारे में हो। ऐसे स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हों और पूरे देश के लिए एक समान रूप हों और प्रकट की गई समस्याओं का समाधान कर सकें। देखिए आप विकल्प को पढ़ते ही समझ गए हों कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए सीधे सीधे बी इसका राइट आंसर है। अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 22 पे, और 22 को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है 22। तो 22 में क्या बोला, क्वेश्चन पूछा मुख्य विचार यानी कि केंद्रीय विचार कौन सा है। संप्रेषित केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो गरीबी के देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से हमारे स्कूली बच्चों के न्यूनतम प्रदर्शन की समस्या समाधान हो जाएगी। तो क्या गरीबी से न्यूनतम प्रदर्शन की जो मतलब शिक्षा की समस्या है वो समाधान हो जाएगी, या फिर हमें शिक्षा में निवेश करना पड़ेगा तब समस्या समाधान होगी। तो एक तरीके से मतलब कि विकल्प तो ठीक बोल रहा है, परंतु क्या पूर्ण रूप से सही नहीं है। हालांकि आप जानते होंगे कि अगर गरीबी कम होती है तो यानी कि हर जगह प्रगति ही होगी, परंतु क्या मतलब कि डायरेक्ट इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है इससे। अभी चलिएगा विकल्प नंबर बी पढ़ते हैं, क्या बी क्या बोल रहा है। माता पिता और स्कूलों यानी कि माता पिता और शिक्षकों
को मौद्रिक प्रोत्साहन देना, यानी कि माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देना। कहीं पर मौद्रिक प्रोत्साहन यानी कि क्या, मतलब कि प्रोत्साहन की बात हुई थी। बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाने की रणनीति है। बिल्कुल ही गलत है और बकवास क्वेश्चन, मतलब विकल्प है जो हमारा बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके बाद में क्या है, सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवाओं का समर्थन यानी कि सामर्थ्य और उपलब्धियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। अभी आप यानी कि देख रहे होंगे सी वाला लगभग सही लग रहा है, परंतु क्या अभी डी भी पढ़ना है। जब तक कि कुछ स्कूल उत्तीर्ण बच्चे कृषि में वापस नहीं जाएंगे, भारत की जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठा नहीं सकते। तो कहीं पे क्या लाभांश उठाने की, मतलब कि जनसांख्यिकीय लाभांश उठाने की बात हुई थी। तो ये भी हमारा मतलब बात तो सही है, परंतु क्या हमारे मतलब कि जो केंद्रीय विचार है उसको समर्थित नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पढ़ के भी समझ गए होंगे तुरंत ही। तभी क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने 22 अटैम्प्ट कर लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, और यहाँ तक कि सॉल्व करने में भी लगातार बोलना, मतलब कि कितना प्रॉब्लम, मतलब कि मेहनत लगती है। तो क्या वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम लोगों को क्या मोटिवेशन मिले आगे भी इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में। और आप टाइम भी देख रहे होंगे कि मतलब टाइम कितना हो चुका है, 12:10 हो गए। आप अगर टाइम देखें तो सामने क्या है, टाइम भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या 12:10 हो चुका है, और अभी भी आप लोगों के लिए क्या वीडियो बन रहा है। तो अभी क्या है, आप लोगों को बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी अपनी राय को क्या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला हमारा कौन सा है, अब हम यह मान लेते हैं कि विज्ञान का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। यह विचार न्यूटन और गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा। उन्होंने विज्ञान को जगत के एक विवरण के रूप में माना होगा। यानी कि कहने का इतना सा अगर पढ़ के आप समझ में आया होगा, तो बस कहने का इतना मतलब है कि आज के समय में क्या होता है, विज्ञान को मतलब एक मतलब कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है कि जो ह्यूमैनिटी का बच्चा है, ये साइंस का बच्चा है, ये आर्ट का बच्चा है, या फिर ये क्या हमारा मतलब कॉमर्स का है, मतलब कि सब्जेक्ट को अलग अलग बांट दिया गया है। वहीं क्या अगर प्राचीन टाइम में देखें तो गैलीलियो हैं या न्यूटन है, उन्होंने विज्ञान को विज्ञान की तरह नहीं माना। इन्होंने विज्ञान को क्या माना है, जगत का विवरण, यानी कि जो भी है मतलब कि एक ज्ञान को मतलब कि विज्ञान को केवल ज्ञान की तरह लिया है। कहने का तात्पर्य इतना है। और उसके आगे क्या बोल रहा है, और उन्होंने जिस एकमात्र उत्तरदायित्व को स्वीकार किया वह था सत्य का प्रकट करना। देखिए जो कि मैंने अभी बात कही, यानी कि ज्ञान के रूप में माना सत्य को प्रकट करना। यह विचार आधुनिक है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, और यानी कि आधुनिक विचार क्या कह रहा है, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, और यह औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ और यह औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। हम आश्चर्यचकित हैं कि हम सामाजिक बोध को और अधिक अतीत में नहीं खोज सकते, क्योंकि हम यह भ्रम पाल लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया था। कथन क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। यानी कि लेखक की सोच क्या है, तो वही सारांश ही पूछा एक तरीके से। अगर सोच की बात की जाए तो लेखक की सोच वही होगी जो सारांश का मतलब है। तो विज्ञान की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए। यानी कि विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए। तो क्या लेखक का विचार यह था। चलिए अभी देखते हैं ये हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी के सारे पढ़ने के बाद ही हम लगा सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आपका आंसर क्या है। विज्ञान सभ्य समाज का उत्पाद है, और यह लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान को संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये भी क्या हमारा एक आंसर एक तरीके से नहीं है। और उसके बाद में आता है क्या, विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति संभव हुई। तो औद्योगिक क्रांति संभव हुई ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि सी और बी तो बिल्कुल गलत है। अभी हमारा ए और डी पढ़ने के बाद बताते हैं क्या होता है। विज्ञान को सत्य का अनुसरण करना अवश्य करना चाहिए, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। अभी आप पढ़ के तुरंत समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, केवल डी ही हो सकता है। और काफ़ी इजी भी है, जितना टफ नहीं है, क्योंकि आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, 23 का डी आएगा। अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर आगे।
24, 25, 26, 27 ये सारे के क्या है हमारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको मैथ और रीजनिंग भी चाहिए तो उसको भी आप मतलब कि अगले वीडियो में ले आएंगे। अभी क्या इसमें क्या हम केवल कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं। अभी अगला भी हमारा क्या है विज्ञान से संबंधित ही है। और क्या पूछा है, विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। यानी कि विज्ञान का इतिहास जो है वही मानव जीवन का वास्तविक मतलब मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। इस अद्भुत सुयुक्ति में 19वीं शताब्दी के लेखक ने विज्ञान को उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ा। अधिकांश सुयुक्तियों की तरह उसकी शक्ति विषमता के द्वारा सत्य के एक पहलू पर बल देने में निहित है, जिसे सुगमता से अनदेखा किया जा सकता है। इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के मध्य संबंधों को अनदेखा करना और विज्ञान को किसी ऐसे अमूर्त अन्य पक्ष के रूप में मान लेना सहज लगता है, जिसकी कभी कभी उसके लाभकारी प्रभावों के लिए प्रशंसा की जा सकती है। किंतु यदि युद्ध की विभीषिका के लिए बारंबार और सुविधानुसार दोषारोपित किया जाता है, विज्ञान क्या है दोषारोपित किया जाता है, विज्ञान और मानव जाति को समय समय पर मनुष्यों के सुविधानुसार पृथक नहीं किया जा सकता। यद्यपि हमने देखा है कि सुधार के असंख्य अवसर के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल के आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है, क्योंकि यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और। यानी कि विज्ञान के कारण ये मतलब संघर्ष हो रहा है या फिर त्रुटि कहीं और है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए विकल्प को पढ़ देते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, महत्वपूर्ण परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें महत्वपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया। तो यानी कि लेखक ने क्या कहा इसको बारे में पूछा। विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। तो क्या कहीं पे जब बात हुई कि विज्ञान अगर ना होता तो मानव जाति नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान और मानव जाति, तो विज्ञान पहले ही बताया कि विज्ञान को कोई अलग मतलब विषय के रूप में नहीं जानना। उसके बाद में देखिए क्या यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति निर्धारित करेगा। तो क्या केवल विज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो केवल मानव जाति के मतलब की नियति है उसको प्रभाव मतलब कि क्या कहते हैं निर्धारित करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तो बात हुई थी कि वर्तमान काल में आरंभिक सुविधा अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता। यद्यपि हमने देखा है कि सुधारों के असंख्य अवसरों के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल में आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है। क्या यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या फिर कहीं त्रुटि कहीं और है। हालांकि मतलब कि डायरेक्ट तो इस बारे में बात नहीं हुई थी, परंतु मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। हालांकि इसमें तो अभी डाउट लग रहा है कि मतलब कि बी या डी इनमें से कोई एक डाउट है, हालांकि ए और सी दोनों गलत हैं। तो अभी आप क्या कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा इसका आंसर राइट होना चाहिए। वैसे तो क्या मुझे लग रहा है शायद कि डी होना चाहिए, परंतु क्या कहीं कहीं ए भी दिया हुआ है। तो इसका आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि मैं क्या दे रहा हूँ मेरी तरफ से अगर माना जाए तो क्या मुझे लग रहा है बोल रहा है कि यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। और यहाँ पे कहीं ऐसी मतलब डायरेक्ट बात तो नहीं हुई थी। हालांकि आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ तो मैं डी लगाता हूँ, और बाकी देखते हैं कि जो भी इसका आंसर आता है मतलब कि ऑफिशियल आंसर की से मैच करने पे देखते हैं। और इसके बाद में क्या बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा है। आधुनिक जीवन पद्धति आधुनिक जीवन की विभीषिकाएँ विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है। यानी कि आधुनिक जीवन में जितनी भी विभीषिकाएँ हैं वो सारी क्या कि विज्ञान के परिणाम हैं सारे के सारे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद में क्या सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे हम मनुष्य बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि विज्ञान वही है क्या जो मनुष्य बनाते हैं। यानी कि इसका क्या होगा 100% क्या होगा हमारा बी आंसर होगा। तो 32 का क्या हो गया हमारा बी हो गया। अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 33। तो पहले तो परिच्छेद को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्री तटों पर जहाँ उनकी भाषा नहीं बोली जाती, यानी कि केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्री तटों पर जहाँ उसकी भाषा नहीं बोली जाती वहाँ अपने सौदे
सौदे क्या लिखा हुआ है, सौदा को पसार कर बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौमिक है। न्याय, प्रेम, सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ और वास्तव में ये सभी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य हैं, किंतु वे विधिक रूप से गढ़ी जाती हैं और प्रायः क्या लिखा हुआ, प्रायः अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं और यदि उनसे आप क्या लिखा, यदि उनसे आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला समझौता यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है और उन लोगों के लिए जो अपने साथियों के बीच सहजता से रहने की इच्छा रखते हैं। तो यानी कि यात्रा की फ़ायदे के बारे में बात हुई। तो क्या पूछा है, किसमें पूछा है, यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किनके बीच अंतर करना सीखते हैं, ये पूछा है। कल्पना और समझ के बीच में, समुदाय और राष्ट्रीयता के बीच में, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य के बीच में, मित्र शत्रु। तो अभी विकल्प को आप सीधे सीधे काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए। बचा बचा हमारा क्या, सी, यानी कि स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य, सीधे सीधे इसके बारे में बात भी हुई थी। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 34। पूछा गया है पूर्व धारणा देख लेते हैं। क्या मनुष्य से यात्रा से मनुष्य की समझ विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। यात्रा से उसको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेद को सुलझा सकता है। तो मतभेद का मतलब सीधे सीधे, यानी कि यात्रा का सीधे सीधे मतभेद सुलझाने की क्षमता दोनों अलग है, यानी कि न्याय करने की क्षमता और यात्रा से हुए अनुभव दोनों का मूल्य अलग है। तो हमारा क्या है, तीसरा गलत है और इस प्रकार से हमारा क्या, ये केवल सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, 36, ये सारे हमारे क्या हैं, किससे हैं, रीजनिंग और मैथ से संबंधित हैं। अभी क्या आ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो चलिए आगे क्या है, आगे के वीडियो मतलब कि जो क्वेश्चन है 41 से लेकर के 80 तक वो हम लोग क्या अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग क्या है 12:20 हो चुका है और लगभग 12:30 होने वाला है, यानी कि 12:30 हो जाएगा थोड़ी देर में ही। तो क्या है वीडियो हम लोगों ने मतलब कि आज आधे कर लिए, बाकी के क्या आगे अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए क्या अभी मतलब अभी तक की क्या आपने अगर सही से समझा है तो आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इसके लिए क्या आप लोगों को बस, अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट भी आए तो बस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इससे हम लोगों को क्या मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो इसके लिए धन्यवाद।